हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैनेजमेंट पैराडाइज, जहां हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट से जुड़े हुए टॉपिक्स की। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। फाइन। देयर आफ्टर मेरा सेकेंड क्वेश्चन है आपसे कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कितने हैं और वो कौन कौन से हैं। ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स मालूम नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है। तो अब टाइम आ गया है हमारे आज के टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आगे पूरी की पूरी इकोनॉमी की या पूरी की पूरी इकोनॉमिक सब्जेक्ट की डिवीजन के बारे में हम बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। वो दो ब्रांचेस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट आप सबने ये दोनों ही वर्ड्स कई बार सुने होंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी आता है। बट कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही सिंपल हैं। अगर हम उसके बिल्कुल बारीकी से समझ लें, उसे बिल्कुल अच्छे से समझ लें। फाइन। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिरकार माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या होता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज ओकियोनोमिया से डिराइव हुआ है, वैसे ही माइक्रो और मैक्रो वर्ड भी ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड वर्ड है। अब वो वर्ड कौन से हैं? वो वर्ड है माइक्रोज, जिसका मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो, मैक्रोज वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है लार्ज। तो अब इन दोनों वर्ड से ही पता चल रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम चीजों को छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम चीजों को ब्रॉड लेवल पे स्टडी करते हैं, बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं। तो आप सोचोगे कि छोटे लेवल पे स्टडी करने का मतलब क्या है और बड़े लेवल पे स्टडी करने का मतलब क्या है। मतलब ये है कि अगर हम चीजों को एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, तो वो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम अगर चीजों को कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, तो वो पार्ट कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है। तो अब क्या क्या चीजें इसमें डील की जाएंगी। इसमें इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट से हम डील करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जबकि इसमें इकोनॉमी एज अ होल, होल मतलब पूरी इकोनॉमी को हम एक साथ स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसमें जब भी आप आगे स्टडी करोगे तो एग्रीगेट जैसे वर्ड्स आएंगे। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल या ऑल पुट टुगेदर, यानी सारी चीजों को अगर हम एक साथ कंबाइन कर ले तो वो कहां पे आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और अगर छोटे लेवल पे हम चीजों को स्टडी करते हैं तो वो कहां पे आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है। तो अब क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंदर, जैसे इंडिविजुअल मार्केट, किसी एक प्रोडक्ट के मार्केट की बात करें हम, किसी प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके बारे में हम स्टडी करें, या इंडिविजुअल लेबर मार्केट की बात करें। अब ये सारी चीजें टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, जो आगे आने वाले टाइम पे हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब पूरी कंट्री की जो ऑल टुगेदर पुट टुगेदर इनकम होती है, उसकी बात करें। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी नेशनल इनकम, अकाउंटिंग इसी पे डिपेंड करती है, जीडीपी पे। तो ये सब कुछ भी हम एज अ चैप्टर आने वाले टाइम पे स्टडी करेंगे। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब देश में कितना रोजगार है। अब एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, सिर्फ ये कह देना कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के अंदर स्टडी करेंगे काफी नहीं होगा, तो वो भी हम आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है। अब बात आती है कि ऑब्वियस सी बात है, चीजों को छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो उसका स्कोप क्या होगा, नैरो, यानी कम चीजों को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। जबकि दूसरी तरफ इसका स्कोप क्या हो जाएगा, वाइड, मतलब काफी सारी चीजों को बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको फिलहाल आप ध्यान में रखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी भी कहते हैं।
ठीक है, तो ये फिलहाल आप याद रखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम और किस नाम से जानते हैं, प्राइस थ्योरी के नाम से, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम और किस नाम से जानते हैं, इनकम थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम एक और छोटा सा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे कि माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स वर्ड का मतलब ही होता है जो नॉर्मल सिचुएशन से थोड़ा सा डिफरेंट हो या अलग हो। हिंदी में कहें तो पैराडॉक्स विरोधाभास को कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स की बात करें तो उसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है। अगर कोई चीज या कोई सिचुएशन माइक्रो लेवल पे तो जस्टिफाई होती है, बट जब हम उसको मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो इलॉजिकल हो जाती है या वो गलत हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। एग्जाम्पल से समझ लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेविंग। अगर मान लो कि मैं एज एन इंडिविजुअल अपने इनकम का कुछ पोर्शन सेव करना स्टार्ट कर देती हूँ, लाइक हर मंथ में अपने इनकम का 20% सेव करना स्टार्ट कर देती हूँ, फिर बढ़ा के मैं 30 एंड 40% सेव करना स्टार्ट कर देती हूँ, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे यानी कि माइक्रो लेवल पे मेरे लिए तो बेनिफिशियल है। मेरी सेविंग क्या होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और बाद में जब मेरे पास काफी सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो मैं उसको किसी पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन अगर हम इसे मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं यानी कि कंट्री लेवल पे स्टडी करते हैं तो ये सिचुएशन बहुत ही हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए आप मान लो कि कंट्री में सभी लोग सेविंग करना शुरू कर दें, लाइक पहले 10% सेविंग करते थे, फिर 20% करने लगे, एंड देन 40% मेरी तरह सभी लोग सेविंग करने लगे, तो इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम आएगी। सबकी सेविंग्स क्रिएट होने की वजह से अगर मान लो आपके पास 100 रुपए है, उसमें से आपने पहले 10 रुपी सेव करते थे यानी 90 रुपी आप खर्च करते थे, बट अगर हमने 40% यानी 40 रुपए सेव करना शुरू कर दिया तो हम खर्च कितना करेंगे, सिर्फ 60 रुपी। यानी कि हमारी जो डिमांड होगी चीजों की वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। डिमांड कम होगी, सेविंग के बढ़ने से क्या हो गया, अगर हमने सेविंग को बढ़ा दिया तो हमारी डिमांड क्या हो गई, फॉल हो गई, चीजें हम कम खरीदेंगे। डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा प्रोड्यूसर को। जब लोग सामान ही नहीं खरीदेंगे तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस क्यों करेगा, प्रोडक्शन भी धीरे धीरे फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रोडक्शन कम होने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, प्रोडक्शन अगर कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट के कम होने से क्या प्रॉब्लम आएगी, लोगों की इनकम भी कम हो जाएगी। इनकम भी कम हो गई भाई साहब तो फिर क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, जब इनकम ही नहीं है तो लोगों की सेविंग क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी और रिड्यूस हो जाएगी। सेविंग कम होने से फिर डिमांड कम, फिर प्रोडक्शन कम, ये सारी चीजें जो है वो साइक्लिकली रिपीट होने लगेगी, चलने लगेगी, और इसका इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पे बहुत ही ज्यादा एडवर्स हो जाएगा। तो इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो चीज माइक्रो लेवल पे सही है यानी इंडिविजुअल लेवल पे सही है, जरूरी नहीं है कि वो मैक्रो लेवल पे यानी नेशनल लेवल पे भी सही हो। फाइन, तो आप इस पूरे टॉपिक को एक बार गो थ्रू करना। अगर आपको कहीं कोई भी डाउट होता है या आप कोई टॉपिक चाहते हो जो मैं कवर करूं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड देयर आफ्टर डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड, यानी कि इकोनॉमी को जो स्टडी करते हैं वो डिडक्टिव और इंडक्टिव में कैसे डिवाइड करते हैं, हम उसके बारे में करेंगे डिस्कस। Till then, keep watching and do subscribe, like and share my channel. Thank you so much.